नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपेंद्र सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में। काला अध्याय है हिंदुस्तान के इतिहास का, जब सिखों को टारगेट करके उनके खिलाफ वायलेंस हुई। एक घटना हुई थी जिसका समर्थन नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को उनके बॉडीगार्ड्स ने मारा, लेकिन इस चीज को बहाना बना करके टारगेटेड किलिंग्स हुई, टायर डाल डाल के सिखों को यहाँ जलाया गया। बिल्कुल। तो उसमें अब वो केसेस आज भी बंद नहीं हुए हैं और उसमें एक और मामले में उनको दोषी करार दे दिया गया है 18 फरवरी को। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है कि कितनी उनको सजा दी जाएगी, उस पर भी आएगा। ये जो मामला है 18 फरवरी तारीख तय की गई हाँ है जी, जब उसमें उनको सजा आएगी। सुनाई जाएगी। तो एक्सप्रेस पे हाँ। निर्भय ठाकुर ने एक अब बढ़िया रिपोर्ट की है, 5W1H, उसमें सब मिल जाएगा आपको। तो 1 नवंबर 1984 की ये बात है, दिल्ली का सरस्वती विहार, वहां पे तरुणदीप सिंह और जसवंत सिंह, जसवंत सिंह फादर हैं, तरुणदीप सिंह बेटे हैं। इनको एक भीड़ ने जिंदा जला दिया था और इनका घर लूट लिया था। और तब सज्जन कुमार होते थे आउटर दिल्ली से सांसद। सज्जन कुमार पे ये इल्जाम है कि उस भीड़ को इन्होंने लीड किया था। तो ये केस चल रहा था लगातार। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था और इस कमीशन के सामने 9 सितंबर 1985 को एक एफिडेविट की शक्ल में ये बात गई थी कि सज्जन कुमार के कहने पे इन दो लोगों की किलिंग्स हुई हैं। तो ये मैटर आ गया, लेकिन 7 साल तक के बयान नहीं हो पाए। मतलब इतना इसमें मैं प्रेशर वही था। ऐड करने वाला था कि 1 नवंबर की जो आप घटना बता रहे हैं उसी में एक अनवर कौर नाम की महिला थी, उसके भी पति की हत्या हुई थी, उसमें भी सज्जन कुमार का ही नाम आया था। तो जो आप अभी 7 साल वाली बात कह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि लगभग 6 साल 7 साल तक लोग मर गए, दंगे खत्म हो गए और 91 वो साल था जब राजीव गांधी भी इस दुनिया से चले गए। आप ये मानिए कि 1990 में जाकर उस महिला की एफआईआर दर्ज की गई जिसमें सज्जन कुमार का नाम आया। एक बनर्जी कमेटी बनी थी, बनर्जी कमेटी की सिफारिशों के बाद ही उस एफआईआर को दर्ज किया गया। तो 6 साल लग गए कांग्रेस के वक्त में ये एफआईआर दर्ज करने में और सज्जन कुमार को उस एफआईआर में क्लब करने में। और उस दौरान का एक बहुत वाकया ऐसा है कि सीबीआई की टीम ने जब ये चार्जशीट दायर की, एफआईआर दायर की, तो उसके बाद जो सज्जन कुमार का घर था वहां पर तलाशी लेने के लिए वारंट जारी हुआ। वो तलाशी लेने पहुंचे वहां पर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त वहां से 6 तलवारें और कुछ फाइलें मिली थी। वो वहां से लेकर निकल रहे थे बाहर, लेकिन इतने में सज्जन कुमार और उनके जो कह सकते हैं समर्थकों ने सज्जन कुमार के समर्थकों ने गाड़ियों को घेर लिया, टीम को एक तरह से बंधक बना लिया, गाड़ियां तोड़ दी, गाड़ियों को आग लगा दी गई और टीम को निकलने नहीं दिया गया, सीबीआई की टीम को। सोचिए ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा था। उसके बाद दिल्ली की लोकल कोर्ट से सज्जन कुमार को एक इंटरिम बेल का ऑर्डर दिलवाया गया पहले कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद कहीं जाके सीबीआई की उस टीम को छोड़ा गया। तो ये उस वक्त के दौर के हालात थे कि जब जो जांच एजेंसियां हैं वो इन नेताओं पर हाथ डालने से भी डरती थी। ये चीजें कहां से आती हैं? इतना बड़ा समर्थन बेस अगर हम बात करें, लोग आपके लिए लड़ मर जा रहे हैं, सीबीआई की टीम को अबडक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं किसी नॉर्मल आदमी के लिए। तो सज्जन कुमार की जो एक हिस्ट्री है उसकी और हमको नजर मारनी चाहिए। 1977 या उससे पहले का दौर है, ऐसा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये आदमी या कहीं सज्जन कुमार उस वक्त चाय की दुकान लगाया करते थे। उस वक्त भी कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे ये, लेकिन संजय गांधी की नजर इन पे पड़ी। कद काठी चौड़ी थी, एकदम गबरू जवान लड़का। संजय गांधी उस वक्त ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे थे अपने काम के लिए, अपने पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, जिनको वो जो ऑर्डर दे वो सिर्फ सुने, सोचे नहीं और वो कर दे। तो सज्जन कुमार वाज वन ऑफ दैट मैन फॉर संजय गांधी अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। तो 1977 का वो दौर था जब पहली बार ये पार्षद बनते हैं। फिर ये 1900, अगर मैं ईयर वाइज बात करूं तो 1980 का वो पहला चुनाव था जिसने सज्जन कुमार को एक जाइंट किलर बना दिया। सज्जन कुमार चुनाव लड़ते हैं बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से। वहां से दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे ब्रह्म प्रकाश इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि 35 साल का नया लड़का जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है वो ब्रह्म प्रकाश को हरा देगा, लेकिन जीत 2 लाख वोटों से भी ज्यादा की थी। तो वो जो जीत थी उसने सज्जन कुमार को एक पुश दे दिया राजनीति में और वो बड़ा नाम बनते चले गए। उसके बाद 1984-85 के दंगों में ना उनका नाम खराब हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप 1991 के जब चुनाव देखेंगे, इधर देखिए ये चल रहा है, बेल मिल रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। 1991 का फिर चुनाव आता है लोकसभा का, बाहरी दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं और साहिब सिंह वर्मा को हराते हैं और लाखों के मार्जिन से।
वहां से 96 का दौर आता है जब इनकी हार होती है, क्योंकि बीजेपी अपनी जो गेम है वो बदल देती है। वहां से ब्राह्मण चेहरा दिया जाता है और वो इनको हरा देते हैं, और उसके बाद लगातार ये 2004 तक लगभग राजनीति से आउट रहते हैं। 2004 में फिर ये साहिब सिंह वर्मा की राजनीति को खत्म करते हैं। तो 2004 आने से पहले ही जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें ही एक नानावटी कमीशन बनाया गया। जस्टिस जीटी नानावटी रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक नानावटी कमीशन बनाया गया जिसमें इन सभी दंगों की जो आरोपी थे उनके ऊपर जांच दोबारा बैठाई गई, खोली गई, और उसी की सिफारिशों के बाद इन लोगों पर, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर दोनों पर केसेस दोबारा दर्ज हुए और इनके खिलाफ केसेस शुरू हुए। और सोचिए कांग्रेस ने तब भी, जब ये सब इन पे आरोप लग चुके थे, इन पे जांच बैठ चुकी थी, तब भी 2004 में इनको टिकट दिया गया और ये जीते भी। खैर किसी भी पार्टी के लिए एक वो हो जाता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जब तक आप, हमारा कानून कहता है जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष है, तो वो वाला मसला है। लेकिन 2008 आते आते एक मुहिम शुरू होती है ऑल ओवर दुनिया में, वो होती है जूता कांड। कि जहां जिस आदमी को जो नेता पसंद नहीं है उस पर जूता चल रहा है। बुश पे चलने के बाद तो बुश वाला सबको पता है, इराक का एक जर्नलिस्ट था, इराक में बुश थे और उसने चला दिया जूता। तो ऐसा ही एक कांड 2008 में दिल्ली में भी हुआ। कांड क्या था, उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे चिदम्बरम साहब, ठीक है। तो चिदम्बरम एक मीटिंग ले रहे थे, वो अपना कांग्रेस की तरफ से सिख दंगों को लेकर स्टैंड क्लियर कर रहे थे, लेकिन एक पत्रकार थे जर्नैल सिंह उठते हैं, वो अपना जूता निकालते हैं और चिदम्बरम साहब की तरफ उछाल देते हैं। तो वहां से ये मुद्दा एक अलग टर्न ले लेता है, जिसके बाद कांग्रेस के पास मुंह छुपाने का भी जगह नहीं बचती। तो कांग्रेस आगे आती है और जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार दोनों का साल 2009 में टिकट काट दिया जाता है। तो वो तब होता है जब ये जूता चलता है इधर से, यानी कि रोष के बाद एकदम से जब एक बड़ा रोष पैदा होता है तब ये होता है। उसके बाद जांच आगे बढ़ती है, सब चीजें होती हैं। जगदीश टाइटलर अभी भी बाहर हैं, उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, केसेस चल रहे हैं। सज्जन कुमार को 2018 में एक मामले में, अनवर कौर वाले मामले में सजा हुई थी, उम्र कैद की, ऑलरेडी जेल में, और इस मामले में अभी इनको सजा हुई है। लेकिन एक शख्स को नहीं भूलना चाहिए निखिल, वो है एचएस फूलकर। वो एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी दिल्ली में सिख जो दंगे में पीड़ित जो परिवार हैं उनके केसेस लड़ने में। कई 100 केसेस उन्होंने लड़े, जूते घिसा दिए कोर्ट्स में जा जाके, हर किसी के लिए, इवन फ्री में केस लड़े हैं, ठीक है ना। प्रो बोनोस लगाई हैं एप्लीकेशंस उन्होंने अपनी तरफ से, और जहां से उनको जो मदद मिलती हुई उन्होंने अपनी तरफ से चीजें करके उनके लिए केस लड़ा, पीड़ितों के लिए एक आवाज बने, जिसका नतीजा सज्जन कुमार को हुई सजा थी। और यही फूलका है जिन्होंने 2018 में सज्जन कुमार को सजा होने के बाद कहा था कि मेरा अब अगला टारगेट जगदीश टाइटलर होंगे। तो फूलका ने अपनी जिंदगी के लगभग 40 बरस दिए हैं, और उसके पीछे भी दुख वही है कि जब ये दंगे चल रहे थे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, और वो भी एक पीड़ित रहे हैं। पीड़ित कहने से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि वो बाल बाल बचे हैं उन दंगों में। उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी बेटी होने वाली थी उस वक्त, और दंगे के दौरान एक उनके हिंदू दोस्त के बेटे ने उनको अपने घर में पनाह दी, और वहां से वो फिर फ्लाइट पकड़कर पंजाब पहुंचते हैं जहां पर उनकी बेटी का अप्रैल महीने में जन्म होता है। तो वो चीजें हर आदमी ने झेली उस वक्त, चाहे वो खुशवंत सिंह रहे हों जिन्होंने भागकर जान बचाई, चाहे वो एचएस फूलका रहे हों, और उस वक्त सरदार कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत झेला है। और मुझे लगता है कि अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2733 नंबर है वो, कि इतने लोग इन दंगों में मारे गए हैं, जबकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनका कहना है कि ये नंबर उससे कई गुना ज्यादा है। निखिल और गोपी को आपने कैमरे के सामने देख लिया, कैमरे के पीछे भी एक व्यक्ति है जिनका नाम है निवेदिता। हम तीनों का काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस तरह के प्रेजेंटेशन अभी और आने हैं, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।